नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है हिंदी भाषा का विकास। विद्यार्थियों, सामान्य रूप से हिंदी का आविर्भाव 1100 ईस्वी के आसपास बताया जाता है, किंतु बहुत से ऐसे विद्वान भी हैं जिन्होंने इस विषय को बड़ी गहराई से समझने का प्रयास किया और अपने अपने तथ्य प्रस्तुत किए। ऐसे विद्वानों में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थिवाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर बर्थवाल ने ईस्वी सन 778 के पहले से ही हिंदी की स्थिति को स्वीकार किया है। इसके लिए उन्होंने कुछ ग्रंथों के नाम भी सुझाए और 9वीं और 10वीं शताब्दी के धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म प्रचार के निमित्त तत्कालीन देश भाषा, जिसे हिंदी की आदि भाषा के रूप में जाना जाता है, उसी को साहित्य का माध्यम स्वीकार किया। इन सब का उल्लेख बर्थवाल जी ने किया है। विद्यार्थियों, हम हिंदी भाषा के विकास को जाने और समझें। विद्यार्थियों, अब हम आगे चलें। हिंदी भाषा का संबंध आप सभी जानते हैं कि संस्कृत से है और इस कारण भारोपीय भाषा परिवार से भी इसका संबंध है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा जा सकता है, जो आपके सामने है। पहला प्राचीन काल 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, दूसरा मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक और तीसरा आधुनिक काल 1800 ईस्वी के बाद। विद्यार्थियों, प्राचीन आर्य भाषा का रूप भी भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तित होता रहा है। सामान्यतः इसे 2 भागों, वैदिक संस्कृत जिसका समय है 800 ईसा पूर्व तक का, और लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका उल्लेख हमें मिलता है। इन दोनों भागों में विभाजित किया गया। कुछ विद्वान प्रत्येक 500 वर्ष के 3 काल खंडों में विभाजित करते हैं, जैसे वैदिक भाषा का काल 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ब्राह्मण काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और साहित्यिक संस्कृत काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। संस्कृत का विकास प्राकृत के रूप में हुआ, जिसे पुनः 500 वर्षों के 3 काल खंडों में बांटा गया। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, इन नामों से इसका विभाजन किया गया। बाद में इन प्राकृतों को क्रमशः पाली, इसका संबंध 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी सन तक, और प्राकृत ईस्वी सन 1 से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, इस तरह से उन्हें विभाजित किया गया और उन्हें नाम दिया गया। इस तरह से हिंदी भाषा से पूर्व की अगर हम संस्कृत से कड़ी जोड़ें तो संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और इसी अपभ्रंश से हिंदी का भी विकास हुआ। विद्यार्थियों, पुनः दोहराऊं कि हिंदी भाषा विकास इसी प्राकृत और उससे विकसित विभिन्न अपभ्रंशों से हुआ। वस्तुतः भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली प्राकृतों का विकास शौरसेनी, कैकेय, टक, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी नाम से भिन्न भिन्न अपभ्रंशों के रूप में हुआ और उनसे ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं और उपभाषाओं का विकास हुआ। अब हम हिंदी भाषा के विकास की 3 कड़ियों को समझें। विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी भाषा का प्राचीन काल। हिंदी भाषा के प्राचीन काल की सामग्री एकत्रित करने में कई सारे शिलालेख, ताम्रपत्र, जो भी पुरानी सामग्री होती है, धार्मिक ग्रंथ वगैरह, वो सभी सहायक होते हैं। इसी समय अमीर खुसरो की भी चर्चा की जाती है। विद्वानों की मान्यता है कि अमीर खुसरो की रचनाओं में हिंदी के साहित्यिक रूप के दर्शन होते हैं। इस संदर्भ में भी कुछ मतभेद है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा उनकी भाषा को प्रमाणिक नहीं मानते हैं, लेकिन डॉक्टर बर्थवाल उनकी भाषा को प्राचीन भी मानते हैं। विद्यार्थियों, हिंदी भाषा के प्राचीन रूप का विवेचन करते हुए डॉक्टर बर्थवाल ने यह भी कहा है कि आरंभ में मध्य देश में हिंदी का एक सर्वग्राह्य रूप रहा होगा, जो विकसित होकर ब्रज, खड़ी और अवधि के अलग अलग रूपों में मिलता है। गोरख वाणियों में इसका उल्लेख है, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रत्येक भाषा पर तत्कालीन शासन का प्रभाव किसी न किसी रूप में पड़ता है। हिंदी भाषा के कवियों ने भी ऐसे प्रभाव को ग्रहण किया है।
संक्षेप में यही कह सकते हैं कि हिंदी का आदिकाल आदान प्रदान और संग्राहक वृत्ति का काल था और वह अपने विविध साधनों का उपयोग करती हुई समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो रही थी। उसकी विकास द्वारा स्वाभाविक और बंधन मुक्त थी। इस काल के प्रसिद्ध कवियों में चंद, जिसे हम चंद्रप्रदायी कहते हैं, नरपति नाल, अमीर खुसरो, जगनिक, गोरखनाथ, विद्यापति और कबीर आदि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। विद्यार्थियों, अब हम आगे चले हिंदी भाषा का मध्यकाल। जब युग परिवर्तित होता है तब जनजीवन की मान्यताओं, विचारों और उनसे जुड़ी हुई स्थितियों और प्रवृत्तियों में भी सहज रूप से परिवर्तन आ जाता है। भाषा भी युग परिवर्तन और जनजीवन के परिवर्तन से प्रभावित होती है। हिंदी भाषा भी मध्यकाल में इतनी परिवर्तित हो गई कि उसके स्वरूप की कुछ धाराएं भी निश्चित हो गई थी। ऐसी धाराओं में ब्रज भाषा और अवधी को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। अवधी भाषा का प्रारंभिक रूप कबीर आदि संतों की सदुक्कड़ी भाषा में प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अवधी का जो रूप इन संतों की भाषा में मिलता है वह अपरिष्कृत और असांस्कृतिक है। इसके बाद में जायसी ने अपने प्रेमाख्यानों में इसे साहित्यिक भाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त की। इनके बाद तुलसीदास जी ने इसे और भी प्रौढ़ बनाया। विद्यार्थियों, तुलसी के पूर्व प्रेम आख्यान जो जायसी आदि सूफी कवियों ने लिखे थे, इनकी भाषा ठेठ अवधी थी, ग्रामीण अवधी। किंतु तुलसी ने उसमें संस्कृत शब्दावलियों का प्रयोग कर या संस्कृत शब्दों को जोड़कर उसे अधिक परिमार्जित एवं प्रांजल बना करके साहित्यिक भाषा का गौरव प्रदान किया। विद्यार्थियों, अवधी में अधिकांशतः प्रबंध काव्य ही लिखे गए। जायसी का पद्मावत, कुतुबन की मृगावती, शेख नबी का ज्ञानदीप, नूर मोहम्मद की इंद्रावती आदि सूफी कवियों के रचित श्रेष्ठ प्रेम आख्यान ग्रंथ अवधी भाषा में लिखे गए। अवधी का सबसे अधिक उल्लेखनीय प्रबंध काव्य आप सभी जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है, जो कि भक्ति प्रधान है। तुलसी ने अवधी को अपनाया, किंतु वे ब्रज भाषा से भी अप्रभावित नहीं रह सके। उनकी विनय पत्रिका, तुलसी की हम बात कर रहे थे, तो तुलसी की विनय पत्रिका ले लीजिए, कृष्ण गीतावली आदि रचनाओं में ब्रज भाषा ही प्रयुक्त हुई है। यदि हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि 16वीं शताब्दी के पश्चात अवधी भाषा में और कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं रचा गया, क्योंकि तुलसी के द्वारा अवधी भाषा अपने चरम पर पहुंच गई थी। विद्यार्थियों, हम आगे चलें तो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने ब्रज भाषा को महत्व देना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार बढ़ता गया, वैसे वैसे ब्रज भाषा को भी महत्व मिला। ये दूसरी भाषा। हमने अवधी की चर्चा की, अब हम ब्रज की चर्चा करें। और इसके प्रमुख कवियों में सूरदास, नंददास, कुंभनदास, हित हरिवंश, परमानंद दास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी व कृष्णदास, ये सब अष्टछाप के प्रमुख कवियों के नाम हैं। आदि कवियों ने ब्रज भाषा को अधिकाधिक प्राणवान और बड़ा सुंदर और ललितमय बनाने का प्रयास किया। साथ ही रसखान यद्यपि मुसलमान थे किंतु कृष्ण भक्त थे, उन्होंने भी ब्रज भाषा को ही अधिक महत्व दिया। ब्रज भाषा का प्रभाव आगे चलकर इतना व्यापक हो गया कि अपने उत्कर्ष काल में उसने समस्त उत्तर भारत में काव्य भाषा का स्थान प्राप्त कर लिया। विद्यार्थियों, ब्रज भाषा के साहित्य रूप में बड़ा निखार आया और रीति काल में तो उसके स्वरूप में और भी परिष्कृतता आ गई। वह और अधिक प्राणवान और अधिक सुंदर और शक्ति संपन्न हो गई। आप जानते हैं कि रीतिकाल, समस्त रीतिकाल की भाषा एक ही है और वह है ब्रज। रीति कवियों में बिहारी, देव, मतीराम और घनानंद सेनापति आदि ने ब्रज भाषा को खूब सजा संवाकर प्रस्तुत किया। कहने का तात्पर्य यह है कि मध्यकाल में ब्रज और अवधी का प्रभाव अधिक रहा। इस काल की भाषा के प्रारंभिक रूपों में क्रिया, सर्वनाम आदि के प्रयोगों पर अपभ्रंश का अधिक प्रभाव रहा और साथ ही विदेशी शब्दों मतलब अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का भी समावेश देखने को मिलता है।
अब हम हिंदी भाषा के आधुनिक काल पर चर्चा करें। विद्यार्थियों, यह तो निर्विवाद है कि मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा का चरम विकास हुआ। हाँ, इन दोनों के बीच में जहाँ तहाँ खड़ी बोली का भी प्रयोग होता रहा, किंतु वह आधुनिक काल में अधिक विकसित हुई। आधुनिक काल में तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली सरिता की भांति खड़ी बोली का विकास हुआ। यह भी सच है कि खड़ी बोली पर अनेक राजनीतिक संकट आए और उसे विविध बाधाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी अपने भीतर की शक्ति के कारण वह निरंतर आगे बढ़ती रही। अंग्रेजों के शासनकाल में खड़ी बोली के प्रचार और प्रसार को पर्याप्त अवसर मिला। लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंशाअल्लाह खां तथा सदल मिश्र, ये 4 प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा आधुनिक खड़ी बोली के निर्माण और विकास की नींव पड़ी। विद्यार्थियों, निसंदेह खड़ी बोली के विकास में इन चारों मनीषियों का बहुत बड़ा योगदान है। साहित्यिक क्षेत्र में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के समय से खड़ी बोली के विकास और स्वस्थ परंपरा प्रारंभ होती है। विद्यार्थियों, यह वह समय था जब गद्य पद्य दोनों ही क्षेत्रों में अनेक साहित्य की विधाओं के माध्यम से भाषा और तेज गति से विकसित होती गई। आधुनिक खड़ी बोली, जिसे हम हिंदी का आज पर्याय कहते हैं, को विशेषकर गद्य की भाषा को अधिक प्रभावपूर्ण, परिष्कृत और शक्ति संपन्न बनाने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद आदि लेखकों का विशेष योगदान रहा है। धीरे धीरे खड़ी बोली विकसित होती गई और स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेक विद्वान लेखकों ने इसे और भी अधिक संपन्न बनाया। और आप जानते हैं विद्यार्थियों, आज तो वह धीरे धीरे और भी अधिक समृद्धशालिनी होती जा रही है। आज जब हम हिंदी भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ ही खड़ी बोली से लिया जाता है। उसमें समस्त उपभाषाओं और बोलियों को समेट लिया गया है। विद्यार्थियों, आज के समय में हिंदी का पर्याय खड़ी बोली है। खड़ी बोली ही हिंदी के रूप में जानी जाती है। मैंने पिछले व्याख्यान में भी ये बात कही थी कि जो हम बोलते हैं, जो मैं बोलता हूँ, जो आप सुन रहे हैं, जो अखबारों, टीवी, फिल्म, सिनेमाओं की जो भाषा है, वह यही खड़ी बोली है। और आज इसी ने हिंदी के सारी भाषाओं, उपभाषाओं का रूप अपने में ग्रहण कर लिया है। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।